नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो है आपको बताएंगे कि एकात्मक सरकार क्या होती है। व्हाट इज आ यूनिटरी गवर्नमेंट। यदि हम यूनिटरी गवर्नमेंट के विषय में बात करते हैं तो ये विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये क्लास जो है महत्वपूर्ण होगी। तो आप सभी विद्यार्थी जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार के कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। चलिए, यदि हम आपसे दोस्तों एकात्मक सरकार की विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि एकात्मक सरकार होती क्या है। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। ऐसी सरकार जिसमें शासन की समस्त शक्तियां एक केंद्रीय सत्ता में निहित होती हैं, उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। अर्थात जो है आप सभी ने यहाँ पर यह देखा कि जो शासन की शक्तियां होती हैं, यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक समूह में निहित हो जाएंगी तो ऐसी सरकार को हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहेंगे। अब देखते हैं कि वर्तमान में देखा जाए तो एकात्मक सरकार कहाँ पाई जाती है। तो ब्रिटेन में जो है एकात्मक सरकार पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि एकात्मक जो सरकार होती है तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और यदि देखा जाए तो विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो पहली जो विशेषता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सारी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, इसकी ये जो पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है? इकहरी नागरिकता। अर्थात जो है एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश में जो है क्या है कि सिटीजन जो शिप होती है वह सिंगल होती है, अर्थात इकहरी होती है। और न्यायपालिका के विषय में देखा जाए तो इकहरी न्यायपालिका भी एकात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। और अगली जो विशेषता है, लिखित संविधान की जरूरत नहीं। एकात्मक जो संविधान होता है तो उस संविधान में देखा जाए तो लिखित संविधान की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप सभी को पता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कैसे है? तो आलिखित संविधान है। अर्थात आलिखित संविधान कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह होगा कि ये जो संविधान होते हैं पूर्णतः जो होते हैं ये आलिखित नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे संविधान जो होते हैं ये प्रथा परंपराओं पर आधारित होते हैं। और ऐसे ही संविधान को आलिखित संविधान कहते हैं। और दूसरी नेक्स्ट जो विशेषता निकल के आती है तो दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। अर्थात जैसे आपको पता है कि अपने यहाँ देखा जाए, भारत देश में देखा जाए तो इस संसद के जो होता है दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। और इसी तरीके से अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका की जो संसद होती है उसे कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस के भी देखा जाए तो दो सदन होते हैं। पहला सदन क्या होता है? सीनेट होता है। और दूसरा सदन क्या होता है? प्रतिनिधि सभा होता है। तो जो अलिखित संविधान होगा तो अलिखित संविधान में देखा जाए तो दोनों सदन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपने यहां पर देखा। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो एकात्मक सरकार होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर उपरोक्त में भी देखा था, ब्रिटेन में, चीन में और श्रीलंका में देखा जाए तो एकात्मक सरकार पाई जाती है। अब हम
आगे बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन करने का हमारा यहाँ पर तात्पर्य ये है कि ताकि आप सभी विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में जो है अच्छी तरीके से बात जो है समझ में आ जाए। एकात्मक और संघात्मक सरकार दोनों बिंदुओं को ले करके चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम सरकार के विषय में बात करते हैं तो आपने देखा रहा होगा, पहले की क्लास में मैंने बताया था कि जो सरकार का वर्गीकरण का एक प्रकार से आधार है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शक्ति पृथक्करण के आधार पर जो सरकारें होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। देखिए, यदि संघात्मक सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संघात्मक सरकार जो है वर्तमान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिका, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान में संघात्मक सरकार पाई जाती है। जबकि ब्रिटेन, चीन, श्रीलंका में देखा जाए तो एकात्मक सरकार पाई जाती है। अब हम यहाँ पर दोनों दोनों जो सरकारें हैं, इन दोनों सरकारों की जो विशेषताएं होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि संघात्मक सरकार की बात किया जाए तो संघात्मक सरकार में देखा जाए तो लिखित संविधान इसकी पहली विशेषता है। और एकात्मक सरकार में केंद्र में शक्तियों का प्रभाव होता है, अर्थात जो केंद्र होता है वह सर्वशक्तिशाली होता है। और अगला देखा जाए संघात्मक सरकार में तो शक्तियों का विभाजन किया जाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है संघात्मक सरकार क्या होता है, ऐसी सरकार जिसमें शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं वह केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभिन्न सूचियों में, जैसे संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित होती है, उसी को कहा जाता है शक्तियों का विभाजन। अब हम इसमें देखते हैं कि जो एकात्मक सरकार है इसमें दूसरी विशेषता क्या है, तो लिखित संविधान आवश्यक नहीं। अभी मैंने उपरोक्त में ये बातें बताई भी थी आपको। और अगली विशेषता क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात जो संघात्मक सरकार वाले देश होते हैं वहां पर देखा जाए तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। जबकि एकात्मक सरकार में देखा जाए तो न्यायपालिका आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं संघात्मक सरकार में देखा जाए तो दोहरी व्यवस्था होती है, जबकि एकात्मक सरकार में इकहरी व्यवस्थाएं होती हैं। और यहाँ पर संघात्मक सरकार में दोहरी न्यायपालिका होती है और एकात्मक सरकार में देखा जाए तो इकहरी या एकल नागरिकता होती है। और संघात्मक सरकार में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का तात्पर्य दोस्तों क्या होगा, एक तो केंद्र हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, राज्य में कार्यपालिका होगी। और इसी तरीके से दोहरी नागरिकता, अर्थात एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता, ये हो गई। और दूसरी अगली क्या विशेषता है, तो दोहरी निर्वाचन व्यवस्था का भी प्रावधान संघात्मक सरकार में देखने को मिलता है। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्थापिका में जो है एकल व्यवस्थापिका मिलती है और एकल कार्यपालिका भी मिलती है। और निर्वाचन प्रक्रिया भी जो है कैसी मिलती है, तो एकल ही मिलती है। और अगली विशेषता के रूप में देखते हैं अब आगे की क्लास में। हाँ, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है इसकी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके एग्जाम में जो है एकात्मक सरकार को लेकर के कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने डिफिनेशन दिया है नीचे जो है, तो ये जो है आपके विगत वर्षों में देखा जाए तो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, एकात्मक सरकार को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे अब देखते हैं इसमें जो पहले विद्वान का नाम आता है तो वो क्या है, विलोबी हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध विद्वान है विलोबी। तो विलोबी ने जो है अपने अनुसार जो है
एकात्मक सरकार की परिभाषा को इन्होंने परिभाषित किया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी कि इन्होंने क्या कहा है। तो एकात्मक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं और वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है। उपरोक्त जो परिभाषा थी तो विलोबी ने कहा था। अब हम देखते हैं कि डाइसी ने जो है एकात्मक सरकार की विषय में इन्होंने अपने कौन से कथन दिए हैं। तो डाइसी ने जो है अपने अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो क्या बताया है, पॉइंट टू पॉइंट आप सारी बातों को नोट भी करते चलेंगे। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा भारत की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। इन्होंने परिभाषित किया अपने अकॉर्डिंग जो है। अब इसी क्रम में देखा जाए तो एक प्रसिद्ध विद्वान अगले आते हैं और उनका नाम है C.F. स्ट्रॉन्ग की अनुसार। तो C.F. स्ट्रॉन्ग ने अपने अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कौन सी बातें बताई हैं। तो इन्होंने कहा कि एकात्मक राज्य वह राज्य है जो एक केंद्रीय शासन में संगठित हो, अर्थात केंद्रीय सरकार के प्रबंध में बनाए गए विभिन्न जिलों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार की इच्छानुसार संगठित व संचालित करे और केंद्रीय शक्ति संपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रदेशों को विशेषाधिकार देने वाले किसी भी कानून से सीमित न होकर सर्वोच्च रहे। अब इसी कड़ी में एक अगले विद्वान आते हैं, फाइनर आते हैं। तो फाइनर ने जो है अपने अनुसार देखा जाए तो इन्होंने जो है एकात्मक सरकार को कैसे परिभाषित किया। तो इन्होंने जो है एकात्मक सरकार के परिप्रेक्ष्य में बताया कि एकात्मक शासन वह होता है जहां एक केंद्रीय सरकार में संपूर्ण शासन शक्ति निहित होती है और उसकी इच्छा तथा अधिकार सारे क्षेत्रों पर कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। और इसी कड़ी में एक अगले विद्वान का नाम आता है गार्नर। और गार्नर ने ही देखा जाए तो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है गार्नर ने अपने अनुसार जो है कैसे जो है इनको परिभाषित किया। तो आप सभी जो है पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करेंगे। तो इन्होंने बताया कि एकात्मक सरकार वहाँ होती है जहाँ संविधान द्वारा सरकार की समस्त शक्तियाँ अकेले केंद्रीय अंग या अंगों को दे दी जाएं और स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियाँ स्वतंत्रता व अस्तित्व केंद्रीय अंग या अंगों से ही प्राप्त करें। यदि विद्यार्थियों आपको इस क्लास की PDF प्राप्त करनी है या मेरे द्वारा लिखा गया संविधान विषय का जो व्यवस्थित तरीके से नोट्स है, यदि इस सभी को प्राप्त करना है तो आप सभी क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पोल्टी विद संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो है इस क्लास की PDF जो है आपको मिल जाएगी। और अब हम इसी कड़ी में तो यहाँ पर मैंने देखा कि आज की इस क्लास में जो एकात्मक सरकार थी, एकात्मक सरकार के परिप्रेक्ष्य में आप सभी ने एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास को किया। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका दिन शुभ हो।